अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कोई बाकायदा जवाब अभी तक सामने नहीं आ रहा है। एक तो आप आए दिन सुनते होंगे फराह गोगी के हवाले से और दीगर मामलात, लेकिन एक मामला है तैयबा गुल का, जो कि बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं। इस पे जो साबिक चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी हवाले से हिरासा किए जाने का खातून की तरफ से इल्ज़ाम है। और ये बात उनकी तरफ से इंकशाफ किया गया कि जब वो हिरासा करने की शिकायत लेकर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गई, एक पूरा प्रोसेस कहानी आप सुनते ही आ रहे होंगे, सिटीजन पोर्टल के ऊपर उन्होंने शिकायत की थी। और फिर उसके बाद तैयबा गुल ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनके वज़ीर आज़म को दिए गए जो सबूत थे जस्टिस जावेद इकबाल के हवाले से हरासानी के, उनको चेयरमैन नैब को उस वक्त ब्लैकमेल करके अपने केसेस बंद करवाने और मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तैयबा गुल के दीगर फोरम्स पर भी गई और उसके बाद वो अभी कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी गई अपनी तमाम शिकायत लेकर। आज हुकूमत ने ऐलान किया है इस मामले पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का, और ये कमीशन न सिर्फ तैयबा गुल के मामले की तहकीकात करेगा, बल्कि हम जिक्र भी कर चुके अपने प्रोग्राम में जावेद इकबाल के हवाले से जो लापता अफराद कमीशन था, उसमें लवाहिकीन की जो खवातीन हैं उनकी तरफ से भी हिरासा किए जाने की शिकायत थी, उसकी भी तहकीकात की जाएंगी इस इंक्वायरी में। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ वाकई हुकूमत ने घेरा तंग कर लिया है, क्योंकि एक और भी ऐलान आज हुआ। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकनी के हवाले से कार्रवाई से मुताल्लिक वजीर कानून आजम तारड़ की सरबराही में भी एक कमेटी बना दी है, जिसमें जो PDM हुकूमत में शामिल हैं उनमें से भी शख्सियात शामिल होंगी, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी शामिल होंगी और कमर जमान कायरा साहब भी होंगे। कमेटी तहकीकात करेगी और तजावीज़ देगी। इस बारे में भी अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई इन मामलात को हल करने, इनकी तय तक जाने के लिए संजीदा है हुकूमत, या फिर सिर्फ एक PTI को नीचा दिखाने के लिए और एक सियासी महाजराई के लिए। और ख़ास तौर पे पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन है उनके हवाले से जो परसों होने जा रहे हैं, उसके हवाले से ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त हुकूमत ने इकट्ठी शुरू कर दी हैं PTI के हवाले से। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र करना भी लाजिम होगा आज के प्रोग्राम में। दोनों अतराफ से के लिए कड़ा इम्तिहान बन चुका है ये इंतखाब, क्योंकि न सिर्फ इससे फैसला होगा तख्ते लाहौर के हुक्मरान का, बल्कि वफाकी हुकूमत और अगले आम इंतखाबात के हवाले से भी एक ट्रेंड सेट करेंगे ये इंतखाबात। PTI की तरफ से संगीन धांधली के इल्ज़ामात का सिलसिला तो जारी है। आज अपडेट ये सामने आई कि यास्मीन राशिद साहिबा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों के हवाले से 2 संगीन गलतियों का एतराफ़ किया और इनको दुरुस्त करने का भी एतराफ़ किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने भी इल्ज़ामात की तरदीद की, और लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ आप भी सुन रहे होंगे, खान साहब भी थोड़ी देर पहले जलसा कर रहे थे। PTI संगीन इल्ज़ामात लगा रही है और उनके एतराज़ात मौजूद हैं। नून लीग के बारे में भी इस वक्त यही कहा जा रहा है कि एक मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना है, क्योंकि पुराने जो वोटर हैं वो किस तरीके से जो मुनहरिफ होकर आकर उम्मीदवार बन गए, उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और जो दरीना जो रहनुमा हैं या जो कारकुनान हैं पार्टी के, उनका क्या रिएक्शन होगा। सियासी मुबस्सिरीन इस हवाले से कहते हैं कि सूरत हाल नून लीग के लिए भी बड़ी मुश्किल है। इन सारे हालात में क्या एक शफाफ इलेक्शन हो सकेगा, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जिन शख्सियात को दावत दी है वो बड़ी मौजूद शख्सियात है और गहरी नजर रखते हैं इन मामलात के ऊपर। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि हमने आगाज में कहा, आज हम बात करेंगे एक तो तैयबा गुल के हवाले से हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, दूसरा पंजाब के इलेक्शन, और फिर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो शख्सियात हमारे साथ हैं वो न सिर्फ पंजाब के सियासी मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि सेंटर में भी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हम उनका तबसरा हासिल करेंगे। हबीब अकरम साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो माहिर कानून भी हैं, और उनसे हम आर्टिकल 6 के हवाले से जो कार्रवाई की आज खबर सामने आई है उस पर भी खास तौर पर उनका कमेंट हासिल करेंगे। और नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ हैं और अभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे भी पंजाब के इलेक्शन के ऊपर खास तौर पे हम मुंतज़िर हैं कि वो क्या समझते हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। ये जो तैयबा गुल के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी है, इस पर हम आगाज़ में बात कर लेते हैं। अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद किस्म का ये केस है, क्योंकि जो इल्ज़ामात की नौयत है वो बड़ी संजीदा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हवाले से कि मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया और वहां पर मिस यूज हुआ ये सारा केस, हुकूमत इसके ऊपर अब इंक्वायरी की बात कर रही है। आप समझते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए या एक सियासी सिलसिला ही है जिस तरह अमूमी तौर पर हुकूमतें किया करती हैं अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंक्वायरीज?
देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है अफसा, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पोजीशंस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो इंक्वायरीज हैं या FIRs हैं, ये प्रोसिक्यूशन के नाम पे बुनियादी तौर पे मुखालिफिन की परसिक्यूशन होती है। जब भी आप इंक्वायरी करते हैं तो आमतौर पर हुकूमत की नीयत और हुकूमत के बयानात पहले आपको बता देते हैं कि इंक्वायरी दरअसल किस नेचर की होगी और इसके नताइज क्या होंगे। तो लिहाजा इस पर्टिकुलर केस में भी हमें ये जहन में रखना चाहिए कि चूंकि पॉलिटिकल पोजीशंस बहुत ज्यादा एक दूसरे से फासले पर हैं, उनके दरमियान रिकंसिलिएशन की कोई सूरत नहीं निकल रही और एक की बका जो है दरअसल दूसरे की तबाही है और हर दोनों फरीक एक दूसरे को इसी तरह देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर जो सबसे पहला खून होता है वो आमतौर पर ट्रूथ का होता है, यानी सच्चाई का। तो इस तरह की किसी इंक्वायरी से जिसके एक तरफ हुकूमत हो और दूसरी तरफ अपोजिशन हो, तो उससे कोई आप किसी ठोस या काबिल यकीन हकायक के तह तक पहुंचने की तवक्को नहीं रख सकते। इटसेल्फ हबीब साहब, ये जो इल्ज़ाम है इन खातून की तरफ से, ये कितने काबिल तफ्तीश हैं? एक शहरी के तौर पे अगर हम बात करें, हुकूमतों को साइड पे रखते हुए, कि एक तरफ न सिर्फ हिरासानी, फिर इस्तेहसाल जिस किस्म का हुआ, और ये सिर्फ तैयबा गुल का मामला नहीं है, वो जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज हैं उनके हवाले से भी आमना जंजुआ साहबा ने जिक्र किया था, उसके हवाले से भी इंक्वायरी होगी इसके अंदर। और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस्तेमाल होना, और बजाय इसके कि उसको इंसाफ मिले उसका इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करने का इल्जाम है चेयरमैन ने आपको। अब सर, ये पाकिस्तान की तारीख में अगर पहली बार हो रहा होता तो मैं इस स्टोरी पे मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेता और मैं कहता कि जनाब वजीर आजम को इसे पकड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है। मलिक साहब, एक तो क्या वजह है कि खान साहब की या उनकी जमात की तरफ से, क्योंकि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हवाले से सारी गुफ्तगू हुई है इसके अंदर, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया इस मामले के ऊपर, नहीं ये कहा गया कि ये झूठ बोल रही हैं या ये दुरुस्त नहीं है बात जो खातून कह रही हैं। दूसरा ये कि आप समझते हैं कि ये भी जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो एफर्ट की जा रही है एक संजीदा कोशिश होगी, या फिर वही मामला है जिसका हबीब साहब भी जिक्र कर रहे हैं? देखिए सर, जो हबीब साहब ने बात की कि इस किस्म की जो है वो खबरें या इस किस्म की स्टोरी, इस किस्म के इल्जाम हमारी सियासत में लगते रहे हैं और शायद लगते भी रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब मुकम्मल तहकीकात नहीं होती, सही सच सामने नहीं आता, तो उसकी बुनियाद पर फिर शायद लोग अज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये इसमें कोई किसी सियासी जमात का मुफाद हो सकता है। टाइमिंग उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई उस वक्त क्यों नहीं इससे बात की गई। अगर स्पेसिफिक इस केस को देखा जाए तो आपको याद होगा कि जब ये केस सामने आया था उस वक्त चेयरमैन नैब डिस्ट्रिक्ट जज जावेद इकबाल साहब थे। अगर प्रॉपर इंक्वायरी करवा ली जाती तो मेरे ख्याल में हर चीज जो है वो खुलकर सामने आ जाती, लेकिन उस वक्त भी प्रॉपर इंक्वायरी ना करवाई गई बल्कि इस मामले को दबा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जावेद इकबाल साहब की अपनी राय हो सकती है, या जो मौकफ था नैब का कि तैयबा और उनके हस्बैंड जो है वो अपने कुछ मुकदमात के सिलसिले में या कुछ अपने मामलात के चक्कर में जो है वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर ब्लैकमेल भी कर रहे थे तब भी शिकायत सामने आ जाने चाहिए थे, लेकिन जब उस वक्त इस मामले को दबा दिया गया, अब चूंकि वो हुकूमत जा चुकी है, चेयरमैन नैब अपने सीट पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो इल्जाम बड़ी शिद्दत के साथ लगा रही हैं कि न सिर्फ उन्हें वहां पे बंद रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, बल्कि उस वक्त भी उनकी आवाज नहीं सुनी गई, और बल्कि साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इस सारे केस को इस्तेमाल किया चेयरमैन नैब को जो है यूटिलाइज करने के लिए। तो अगर आप फैक्ट की तरफ जाएं तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लगता यह है कि नैब ने अपने दायरे अख्तियार से भी तजावज किया। नैब ने मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से कुछ ऐसे फैसले किए, ये कुछ ऐसे इकदाम उठाए जो लगता है ये था कि सिर्फ हुकूमत की मदद के लिए, हुकूमत की सपोर्ट के लिए हो सकते हैं। शहजाद अकबर साहब का सारा मामला आपके सामने है, कितने बड़े बड़े इल्जाम लगे, कितनी बड़ी इंक्वायरी की बात की गई, लेकिन उसमें कोई पेश ना हो सकी। एक छोटा सा वाकया आपके भी इल्म में होगा, हबीब साहब इसको जानते हैं कि एक जो है इंक्वायरी मूव की गई कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से 500 बिलियन रुपीज इंडिया मुंतकिल किए हैं, जिसपे फौरी तौर पे नैब ने जो है इंक्वायरी का हुक्म दिया एक कालम की बुनियाद पर, एक अननाउन कालम की बुनियाद पर। लेकिन फिर वो कुछ अर्से बाद 2-4 दिन टीवी पे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन वो मामला फिर वो बंद कर दिया गया। जब इस किस्म के वाकयात हों इदारों के इस्तेमाल करने के हवाले से, फिर शूक व शुबहात पैदा होते हैं। अगर उसी वक्त इसकी तहकीकात कर ली जाती या आज इसकी तहकीकात कर ली जाए
तो मेरे ख्याल में सारी चीजें क्लियर हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत कोई भी हो, हमने नैब जैसे इदारे को सियासी जमातों ने अपने लिए इस्तेमाल किया। बैरिस्टर एहतशाम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, तो मलिक साहब जो बातें आप दोनों ने कही मैं उनकी तरफ लेके जाती हूँ। बैरिस्टर साहब, ये जो मामला है तैयबा गुल वाला, ये आपकी नज़र में ये कितना संजीदा एक मामला है? क्योंकि हबीब साहब में वो ये समझते हैं कि माजी में भी इसी तरह होता रहा, फिर उसके बाद आजकल जो इंकशाफात का सिलसिला जारी है वो राना साहब के ऊपर मनशियात का केस हो या कुछ दीगर मामलात हों, उसके ऊपर पीटीआई भी एतराफ़ कर रही है कि हमने मामला बनाया नहीं, या फिर फवाद साहब कहते हैं कि तो केस में कोई दम नहीं था, फजूल केस था लेकिन हमने बना दिया। तो आप समझते हैं कि ये जवाब काफ़ी होना चाहिए कि माजी में भी ये सब कुछ होता रहा, या ये एक मुनफरिद नौयत का केस है जिसमें इंसानी हुकूक की भी बात आती है, जो मिसिंग पर्सनस की फैमिली के साथ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनका सलूक रहा, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस्तेमाल किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस्तेमाल किया खातून के हिरासानी के मामले को? बहुत शुक्रिया आपका। 2019 में ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी न्यूज़ 1 पे। ये खातून सबसे पहले मेरे पास आई थी, उसके बाद मैंने इनसे गुफ्तगू की। इनिशियली इन्होंने मुझे बोला कि जी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेल एप्लीकेशन मूव करें लाहौर हाई कोर्ट में, मेरे हस्बैंड की, सॉरी ये बेल पे बाहर आ चुकी थी। तो मैंने जब इनका केस देखा तो मुझे केस में कुछ लगा नहीं, तो मैंने कहा जी आई होप कि ये बेल अलाउ कर देगी लाहौर हाई कोर्ट। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा वो क्या? फिर इन्होंने ये ऑडियो वीडियो जो चेयरमैन नैब की थी वो मुझे दिखाई। वो जब मैंने देखी, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड वाज कि क्या मुझे ये करनी चाहिए स्टोरी, नहीं करनी चाहिए। किसी की जाती जिंदगी की ब्रीच ऑफ प्राइवेसी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके दफ्तर की ऑडियो और वीडियो है और ह्यूमन राइट्स मिसिंग पर्सन्स का जो कमीशन है उसके वो हेड के तौर पे उस खातून को वहां पर बुला के उससे गुफ्तगू करे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। हाँ। और फिर चेयरमैन नैब होते हुए नैब के दफ्तर में कर रहे हैं, और फिर अगर खातून के साथ जो भी मामलात उनके हैं उसकी बुनियाद पर वो एक रिवेंजफुल एक्ट के तौर पे नैब का केस बनवा रहे हैं खातून के खिलाफ, तो फिर मुझे लगा कि ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस है और इसको रिपोर्ट करना बनता है। तो उस टाइम पे हमने रिपोर्ट किया। प्लान ये था कि 9 बजे के बुलेटिन में इसको खातून को इंटरव्यू करेंगे, पहले स्टोरी को ब्रेक करेंगे, फिर खातून को इंटरव्यू करेंगे और 2 घंटे की ट्रांसमिशन चलेगी लाइव। लेकिन वो 10 मिनट हमने ब्रेक किया, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर आया और उसके बाद वो हमें रोकना पड़ गया। और फिर पूरे मीडिया पर एक साइलेंस था, खामोशी थी, किसी की जरूरत नहीं थी इस स्टोरी के हवाले से बात करने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को राब्ता करने की कोशिश की उस टाइम पर, क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी आइसोलेटेड और मुझे लगा कुछ भी हो सकता है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लेकिन कोई भी पास आने के लिए उस टाइम पर तैयार नहीं था। तो उस टाइम पर ये स्टोरी दब गई और फिर मैंने इस खातून से माजरत की कि आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मैं आपको कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे रोक दिया गया है, सब कुछ बंद है ये वो। तो ये फिर वहां से वापस चली गई। बैरिस्टर साहब, ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि हुकूमत की एमा के ऊपर ये ब्रेक कर दी गई खबर और उसके बाद दबा दिया गया कि इसके ऊपर बात न की जाए और फिर इस्तेमाल कर लिया गया चेयरमैन नैब को। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आई एम अ पार्टी टू दिस इंटायर थिंग दैट हैपेंड, और वो एक एक चीज मेरी आंखों के सामने हुई है। और हुकूमत की इमाम, आई वॉज नॉट इन टच विद इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा कोई राब्ता नहीं था और मैंने चैनल के मालिक को जरूर कॉन्फिडेंस में लिया था। और जब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उसी वक्त उसी मीटिंग में बगैर किसी से बात किए हुए उन्होंने मुझे इजाजत दी। मैं था, वो थे, डायरेक्टर न्यूज थे हाफिज तारिक साहब, और फिर वहां पर हमने फैसला किया और उसके बाद हमने स्टोरी ब्रेक कर दी। ये बात बाद में बातें उड़ाई गई कि जी हुकूमत की ईमा पे, हुकूमत क्यों चाहती उस टाइम पे, इमरान खान साहब का तो एक पेज सलामत था। आप इस बात में बिलीव करते हैं क्योंकि फर्स्ट हैंड ये खबर देखी और आप कहते हैं कि आप ब्रेक भी आपने की, तो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खातून ने कयाम किया होगा जिस तरीके से वो दावा भी कर रही हैं, क्योंकि पीटीआई ने अभी तक इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया हुआ अपना? मुझे इसमें कोई सदाकत नहीं लगती है, क्योंकि जब ये खातून हमारे पास आई थी, मेरे पास आई थी, उस वक्त इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से 1 महीना वहां पे हब से भेजा के हवाले से मुझसे कोई बात नहीं की, बाद में भी नहीं की। उसके बाद भी 1-2 दफा इन्होंने मुझसे राब्ता किया, इनके शौहर ने भी राब्ता किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिस के हवाले से कि मुझे आपसे भेजा में रखा, इन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक, अब दोबारा ये आई है और मैंने देखा बाद में नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी इनको इंटरव्यू किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। नसरुल्लाह साहब से पूछ लीजिए, नसरुल्लाह साहब से पूछें कि उस टाइम पे ये जो खातून है तैयबा गुल, क्या इन्होंने नसरुल्लाह साहब को कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपसे भेजा में रखा गया? नसरुल्लाह साहब, आपको एतजाज नजर आता है जो बैरिस्टर साहब निशानदेही कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई सबूत तो नहीं है, क्योंकि वो तैयबा खुद कह रही है
लेकिन उस वक्त उनके मौके से ये लगता ये था, फीलिंग्स ये आती थी कि शायद उनको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट ये जरूर हासिल है कि इस खबर को जो है वो हाईलाइट किया जाए, उस खबर को हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन ये शाम से जो बात कह रहे हैं वो भी सोचने वाली है, बड़ी दुरुस्त बात है कि जब शाम साहब ने ये स्टोरी दी थी तो इतना प्रेशर था कि चैनल पे इस पर बात नहीं हो सकती, इसको न्यूज के तौर पर नहीं लिया जा सकता, इसको प्राइम में डिस्कस नहीं किया जा सकता। उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत कतई नहीं चाहती थी कि इस हवाले से कोई भी बात की जाए। तो मेरे ख्याल में देखिए, कुछ मैंने जैसे शुरू में कहा था, कुछ कोताहियां हो सकती हैं, तैयबा के हवाले से भी हो सकती हैं या उनके हस्बैंड के हवाले से जो बात की जा सकती है, लेकिन मसला ये था कि अगर उस वक्त प्रॉपर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाती और ये कहा जाता कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करवा ली जाए, बजाय इसके कि खबरें रुकवाई जाती, बजाय इसके कि शाम साहब से कहा था कि खबरदार इस पर खबर दोबारा नहीं देनी, या लोगों को मना किया जाता कि किसी प्रोग्राम में जाकर इस पर बात ना करें, तो मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत है वो भी नहीं चाहती थी इस पर मजीद बातचीत हो, और उस वक्त के नैब के सरबराह भी नहीं चाहते थे कि इसको डिस्कस किया जाए। तो मेरे ख्याल में इस स्टोरी ने आस्ता आस्ता हुकूमत जाने के बाद निकलना ही था, अब ये निकल रही है। मैं समझता हूँ अब भी हुकूमत को तहकीकात करा लेनी चाहिए, पीटीआई को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। अगर मैं एक चीज ऐड कर सकूं आपसे, जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त एहतशाम साहब, जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये नसरुल्लाह साहब सही कह रहे हैं कि उस टाइम हुकूमत नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और बहुत प्रेशर आया था। सच उस टाइम पे भी सामने नहीं आया था, और पूरे तरीके से सच अभी भी सामने नहीं आ रहा। अब स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट दे दिए गए हैं, और वो ट्विस्ट देने के बाद अब उस स्टोरी को दोबारा रीब्रेक किया जा रहा है, बहरहाल ये इंक्वायरी इन अ लिटिल डिफरेंट वे। इंक्वायरी हो तो ज्यादा वजाहत सामने आएगी, क्योंकि कहीं खबर ये भी देखी कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो रिकॉर्ड जारी किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एंट्रीज का, तो उसमें बहुत दफा ये खातून विजिट कर चुकी थी उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। लेकिन बहरहाल जो भी मुसद्दिका बात सामने आएगी वो तो इंक्वायरी में ही सामने आएगी। अब दूसरा मामला है हबीब साहब, कल अदालत की तरफ से जो अहकामात परसों आए वो आपने देखा होगा, उसके ऊपर हम कई बातचीत भी कर चुके हैं। लेकिन अदालत कहती है कि किस बुनियाद पे आपने उस दिन आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया, पार्लियामान में साइफर के हवाले से पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया, और आपने एक जो अरकान है उनके ऊपर आर्टिकल 5 लगा दिया। तो बैरूनी साजिश के हवाले से ये तासुर दिया गया कि उसमें कोई दम नहीं है, जो खान साहब बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल आज फिर ये बात रिपीट की। आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 की आइन शिकनी की कार्रवाई होनी चाहिए उस वक्त के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और वजीर कानून फवाद चौधरी के हवाले से? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अदालत के सामने मामला क्या दरपेश था। खुद अदालत ने इस फैसले में लिखा है कि 12 जजेस तशरीफ फरमा हुए, चीफ जस्टिस की सरबराही में उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया, और उन्होंने देखा कि कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। तो अज खुद नोटिस जो लिया गया था वो किसी साजिश पे नहीं लिया गया था, बल्कि आइन की मिस इंटरप्रिटेशन पे लिया जा रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये दस्तूर के मुताबिक नहीं है। अच्छा चलिए उससे आगे आ जाइए। उसके बाद फिर वाक़े को जहां से शुरू किया गया है वो उस दिन से शुरू नहीं किया गया जिस दिन अदालत ने इसका नोटिस लिया था, बल्कि उस दिन से शुरू किया गया है। ये 8 मार्च से सिलसिला वाक़यात को खुद इस फैसले में बयान किया गया है कि जब से ये जो तहरीक अदम एतमाद थी वो पेश की गई। तीसरी बात यह है कि अदालत के सामने ये मसला तो दरपेश ही नहीं था कि जनाब अली ये बैरूनी साजिश हुई है या नहीं हुई। अदालत ने इसका जायजा खालिसतन एक कानूनी और दस्तूरी पैराए में लिया, और वाज़े तौर पे ये फिक्रा अपने फैसले में लिखा कि हम इस तरह के किसी मरासले के ऊपर कोई हुक्म नहीं देते। जब ये लिख दिया तो इसके साथ ही ये भी लिख दिया कि बैरूनी साजिश का हमें कोई सुराग नहीं मिलता, अगरचे पीटीआई के वकील ने ये नुक्ता उठाया है। अब अगर ये नुक्ता उठा है तो फिर मरासला इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, उसको सामने लाना चाहिए था, उसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लेना चाहिए था। अगर खाली वकील साहब की गुफ्तगू को इन्होंने डिस्कार्ड करना था तो फिर उस पे मरासले के बारे में ये कहने की क्या जरूरत थी कि हम उस पर कोई हुक्म जारी नहीं करते। यानी आप एक चीज का वजूद तस्लीम कर रहे हैं और उसके साथ कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर हुक्म जारी नहीं करते, और साथ ही ये कह रहे हैं कि हमें इसमें नजर बज़ाहिर कोई चीज नजर नहीं आती। क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए कोई इंक्वायरी हुई?
क्या पुलिस, FIA, नैब किसी और एजेंसी के जिम्मेदार, जो हमारे CRPC में प्रोसेस है, बैरिस्टर इत्शाम इस बारे में बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह। लेकिन हबीब साहब, बैरिस्टर साहब से पूछते हैं, लेकिन जब वो बात ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से थी कि वो आईनी थी या गैर आईनी थी, और जब ये कहा गया कि अदालत की तरफ से कि पार्लियामेंट को तहलील करने के हवाले से भी जो इमरान खान साहब ने जब नो कॉन्फिडेंस टेबल हो चुकी थी तो स्पीकर कुछ और नहीं कर सकता सिवाय उस पर वोटिंग कराने के, तो ये तो बड़े सिंपल से आईनी मामला हैं जिन पर हम कई दिन से बात करते आ रहे हैं और बड़ा सिंपली तमाम बैरिस्टर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन ये सब लोग माहिरीन कानून कह रहे थे कि जो उस दिन इकदाम हुए थे वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे, ये मिसाल नहीं सेट होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये सारी बातें आपने जो की है अपनी जगह दुरुस्त है। इनकी दस्तूरी हैसियत का तयन करना बिल्कुल अदालत का काम है। अदालत इसकी दस्तूरी हैसियत का तयन करे, इसको कहे कि भाई आयत की इंटरप्रिटेशन जो डिप्टी स्पीकर ने की थी वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम ये सवाल भी मौजूद है इसके साथ जो आपने सवालात उठाए हैं कि आर्टिकल 69 के तहत क्या दुनिया की तकरीबन 600 साल की पार्लिमानी रवायत बनी हुई है कि अदालत पार्लियामेंट के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। उस पार्लिमानी रवायत के खिलाफ जाकर एक काम हो रहा है, तो क्या इस काम की अपनी जस्टिफिकेशन क्या है? तो लिहाजा सवालात बहुत उठते हैं। बैरिस्टर साहब के पास फिर ये बात लेके जाते हैं, फिर मैं नसरुल्लाह साहब की तरफ आऊंगी। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं, ये दस्तूर के मामला है, आइन के हवाले से तो तय कर दें, लेकिन बैरूनी साजिश के हवाले से जो अदालत ने बात की इस वक्त, क्योंकि फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब, उनकी जमात बड़ा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं आला अदलिया के हवाले से भी इस फैसले के बाद, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 तक मामला जाता है या नहीं जाता? अब आर्टिकल 6 पर बात करने से पहले जहां तक बैरूनी साजिश का ताल्लुक है, मुझे कई दफा थोड़ी हैरानगी होती है कि हम क्यों इतने पैशनेट हैं कि हमने बैरूनी साजिश को साबित करना है, और ये साबित करना है हमने कि हम इतना कमजोर मुल्क हैं, हम इतनी कमजोर फौज है, इतनी कमजोर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इतनी कमजोर अदलिया है, 22 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद के अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिसर प्लान करे कि पाकिस्तान में कंस्पिरेसी करके ऑपरेशन रजीम चेंज कर दें और फिर वो कामयाब भी हो जाए, और सब ऑन बोर्ड है उसके साथ, फौज भी, अदलिया भी, ऑपोजिशन की जमातें भी और मीडिया भी। तो मुझे पहले दिन से ये नैरेटिव समझ नहीं आता। हाँ ठीक है, अमेरिका के माजी में जरूर मामलात हैं, हाल में भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि दिस वाज दी ओनली रीजन जिसकी वजह से ऑपरेशन रजीम चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये जो तरीका अदम एतमाद कामयाब हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, इसके मुहर्रिकात लोकल थे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, एक पेज फट गया था मिलिट्री के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका कायम था, अरकान मुनहरिफ हो गए थे, तहादी इसीलिए छोड़ गए थे, इस वजह से उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया। अब उन्होंने उसको पब्लिक सपोर्ट गैदर करने के लिए एक बयानिया बिल्ड करना शुरू किया, ये सोचे समझे बगैर कि हमारी कौमी सलामती को इसका कितना नुकसान है, मुल्क का कितना मजाक उड़ेगा पूरी दुनिया में, और वो फिर उड़ भी रहा है, और इमरान खान साहब इस चीज पर बाजिद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मरासला जो है उसके कुछ पार्ट्स पेश किए गए हैं तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें कोई बैरूनी साजिश के सबूत नजर नहीं आते, और वो स्पीकर की जो तफसीली रूलिंग है उसमें भी वो कहते हैं कि स्पीकर के सामने भी मुकम्मल कोई सबूत या हकायक नहीं थे, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। तो जब आप खुद आर्ग्यू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोर्ट ऑब्जर्वेशन तो देंगी, लेकिन मुझे जाती तौर पर लगता है कि इस फैसले के बाद गो के हबीब अकरम साहब ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बेसिकली ये फंडामेंटली ये जो फैसला था ये आईनी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो रूलिंग स्पीकर की आईनी थी या फिर असम्बलियां जो बाद में तहलील हुई वो आईनी था, गैर आईनी था। लेकिन अपेरेंटली ये जो ऑब्जर्वेशंस बैरूनी साजिश के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की आई हैं, इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन कायम हो, तहकीकात हो, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मुझे लगता है कि उसकी अब गुंजाइश नहीं बची। जुडिशियल कमीशन बनेगा तो यही जजेस होंगे ना जी। मैं और हम पहले भी कह रहे थे साहब, आपसे भी एक दिन प्रोग्राम में बात हुई थी और हमने ये कहा था कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जिन इदारों ने जो तफसीलात रखी कमोबेश वही बातें होंगी। अब तो वो सफीर भी जो अमेरिका में थे, साबिक सफीर, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर अपना बयान दे चुके और कहीं ना कहीं अदालत ने भी इस बात का जिक्र किया। मलिक साहब को मैं शामिल कर लेती हूँ, आखिरी लम्हात है और अनफॉर्चुनेटली हम पंजाब का इलेक्शन जो मकसद था आज आप लोगों को दावत भी देने का खास तौर पर इस पर बात नहीं कर पाए, लेकिन मलिक साहब अब आखिरी कमेंट कंक्लूडिंग आपका क्या होगा इस बात पे? बैरिस्टर साहब ने बात किया, हम एक और सिलसिला देख रहे हैं,
अदालत ने मुनहरिफीन के बारे में फैसला दिया तो अदालत की वाह वाह, और फिर अब कल जो फैसला है उसके बाद जो अल्फाज फवाद साहब ने इस्तेमाल किए या पीटीआई कर रही है, हमने बड़ा कम ऐसे अल्फाज सुने आला अदलिया के हवाले से। इदारे साथ न दें तो फिर आज चल रहा था हम देखेंगे, और फिर के फरिश्ते पूछेंगे आप लोगों को अगर पीटीआई का साथ ना दिया। आप समझते हैं कि मामला अब बहुत खराब हो चुके हैं इदारों के हवाले से, दोनों तरफ अगर देखें, खास तौर पे पीटीआई के हवाले से, इस इशू पे आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, मैं समझता हूँ पीटीआई जो है वो सियासी प्रोसेस में जिस तरीके से हर आने वाले दिन में नुकसान उठा रही है, उसकी वजह से उसके बाद अदालत का ये फैसला आना पीटीआई की बुखलाहट उससे जाहिर होती है। बड़ा क्लियर सा फैसला है। देखें, पीटीआई के इस अमल को जो पीटीआई ने इख्तियार किया, डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग नहीं होने दी, आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस जो उनकी रूलिंग थी कि ये गैर मुल्की साजिश है, मुल्क के खिलाफ साजिश की गई है, इसलिए अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती। इन दो चीजों पर फैसला होना था कि क्या वो साजिश थी तो ठीक है, फिर स्पीकर के पास इख्तियार हासिल है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है, रूलिंग दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट के पास एविडेंस कोई पीटीआई प्रूव नहीं कर सकी जिसके नतीजे में वो कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने इसलिए वोटिंग नहीं करवाई। फिर असम्बलियां तोड़ने को खत्म किया। फिर साथ जो जस्टिस मजहर आलम मंदोक स्केल पे जो उनका इजाफी नोट है, उसमें वाज़ेह ये तौर पे ये कहा गया कि आइन शिकनी हुई है, इख्तियार अगरचे पार्लियामेंट को दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दुब्बे लुबाब ये है कि ना कोई ऐसी साजिश की सबूत जो है वो पीटीआई प्रूव कर सकी है, और जो कुछ असेंबली के अंदर हुआ सब गैर आईनी था। असेंबलियां तोड़ने की जो कोशिश की गई, तोड़ी गई, वो गैर आईनी थी, और इन अफराद ने आइन शिकनी की है। इसमें वाज़ेह तौर पर आरिफ अलवी साहब, वजीर आजम साहब इमरान खान साहब, असद कैसर साहब, कासिम सूरी साहब और फवाद चौधरी साहब ने जो तरीकाकार इख्तियार किया, ये गैर आईनी तरीका था, आइन शिकनी था, लेकिन फैसला पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है। मैं समझता हूँ पीटीआई का सारा बयानिया इसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन जैसे अगेन कहा जाता है जी कि आज खुद नोटिस था, उसको पूरे साइफर को देखा जाता, पीटीआई उस साइफर को डिफेंड करने में नाकाम रही है। पीटीआई ने जो पोर्शन दिए अदालत को कि इसलिए हमने इस अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने दी, और इसलिए कासिम सूरी साहब ने रुकावट बनाई कि ये गैर मुल्की साजिश थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बात ठीक है बैरिस्टर साहब की, इरशाम साहब की, वो जो बयानियां बना रहे थे कि एक कमीशन बने, अदालती कमीशन बने, अब वो अदालती कमीशन वाले बनाने वाले उनको जो बयानिया था उसका अब कोई जवाब नहीं रहा। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, बैरिस्टर एहतशाम साहब और हबीब अकरम साहब। काश हम पंजाब के इलेक्शन पे भी आज बात, लेकिन वक्त की किल्लत थी। परसों इतवार के रोज़ ये इंतखाब होने जा रहा है। लाहौर के 4 हलकों को हसास करार दिया गया, एक मुल्तान और एक भक्कर का जो हल्का है उनको भी हसास करार दिया गया। हम दुआ गो हैं कि पंजाब का ये जो इलेक्शन है ये अमन व अमान के साथ हो और सब कुछ ठीक ठाक रहे और लोग जाकर अमन व अमान में अपना वोट कास्ट करें। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।